हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन JNU MSc मैथमेटिक्स 2019 के कंप्लीट जो पार्ट ए में रियल एनालिसिस पूछा गया है उसके सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत से लोगों ने कमेंट करे थे कि रियल एनालिसिस को वीडियो बनाया जाए, तो हम रियल एनालिसिस को देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीक्वेंस सीरीज के लिमिट पॉइंट्स पे हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे हैं, और क्लोज एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट सबसेट पे हैं। तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो बाकी एग्जाम जैसे DU CU CET में या BHU में पूछे गए उनसे इनका पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि कैसे अपन उसको वेरीफाई करें। आपको हर टाइम दिमाग पे यही रखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन गलत है और अपने को ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन सरल भी पूछे गए थे बट कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि f तथा g जीरो से इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी सो आर पे कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है। किस प्रकार के कि जीरो से एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी इक्वल्स टू आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स, और जीरो से एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स जी टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। आपको हर ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसको तो आप थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन को पता है कि जब इंटीग्रेशन गिवन हो और फंक्शंस गिवन हो और फिर उनको फंक्शंस को अपन को फाइंड आउट करना हो और लिमिट किस में हो, वेरिएबल में हो, तो अपन सीधा सीधा क्या करते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं। लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो अगर अपन क्या करें, दोनों साइड में यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं और दोनों साइड में यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं, तो अपने को कुछ एफ तथा जी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो आइए करके देखते हैं। तो हमने देखा कि दोनों तरफ अगर अपन डेरिवेटिव करें, लेबनीज रूल पहले तो क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। लेबनीज रूल क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ए एक्स, यानी कि लिमिट ए है वो वेरिएबल एक्स में, लिमिट बी एक्स वो भी वेरिएबल एक्स में, एफ एक्स टी डी टी इक्वल्स टू होता है एफ एक्स यानी अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट और उसका डेरिवेटिव प्लस क्या आएगा, ये जो फंक्शन एफ एक्स का टी का फंक्शन है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो और इंटीग्रेशन ए एक्स से बी एक्स पुट कर दो। पर यहाँ पे अपने जो दोनों फंक्शंस है इनमें क्या एक्स है ही नहीं, तो यानी कि डेल बाई डेल एक्स एफ टी डी टी करेंगे, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपनी, जीरो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स का कोई फंक्शन है ही नहीं। जबकि क्या होता है कि अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और फिर डेल बाई डेल एक्स कर दो एफ का एक्स के सापेक्ष एफ एक्स टी में। तो अब अपन इन दोनों का डेरिवेटिव करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखते क्या आता है अपने पास। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, अगर इसमें अपन देखें अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एफ एक्स एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस, अब यहाँ पे तो जीरो है तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यानी कि टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि अपने पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि एफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस जीरो इक्वल्स टू आ गया टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया अपना फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव दोनों तरफ करने से, यानी कि अपने इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वो अपने पास इक्वेशन मिल जाएगी। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस जीरो का पुट करेंगे तो जीरो और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टू एक्स, यानी कि ये इक्वेशन अपने पास मिल जाएगी। जी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट तो जीरो ही है तो जी जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो ही बन जाएगा और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे टू एक्स आ जाएगा। अब अपन को इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और ए तथा जी में रिलेशन बताना है। तो यहाँ से अगर अपन देख रहे हैं कि टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है एफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो ये अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अपन जी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स और जो टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है एफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो यहाँ पे अपन पुट कर दी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो गया तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई एफ एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स इक्वल्स टू वन। तो ऐसा जिस भी ऑप्शन में होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन अगर अपन देखें तो इसका सेकेंड ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि एफ एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स इक्वल्स टू वन, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो अपने डायरेक्ट क्या करा, लेबनीज रूल लगाया और अपना काम हो गया। तो इसमें तो सीधा सा ही था कि बाकी ऑप्शन को आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी कैसे सोल्व करना है, बस दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाओ लेबनीज रूल से और सोल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज पे क्वेश्चन है, उसमें एक बहुत अच्छी सीरीज पूछी गई है। वो सीरीज आपको जल्दी से थोड़ा माइंड में नहीं आती कि कैसे इसको सोल्व करें, ना कहीं पे इसका सॉल्यूशन गिवन है आपको, ना कहीं यूट्यूब पे मिलेगा ना कहीं गूगल पे मिलेगा कि समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी log cos वन बाई एन। तो यहाँ पे log cos वन बाई एन है, इसको देखना कि ये कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी या डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, अपन को चेक करना है।
तो सबसे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि cos 1/n का cos x का ग्राफ कैसा होता है, log x का ग्राफ कैसा होता है, और उसका यूज करके अपन कैसे इसको बताएंगे कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो अपन को पता है कि cos x का ग्राफ होता है वो 0 से π/2 के बीच में कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा होता है। यहाँ पे कहीं π/2 होता है, यानी कि 3.14 होता है बाई 2, तो ये 1.6 के अराउंड कुछ आ जाएगा। अपनी वैल्यू जैसे n = 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे cos 1, cos 1/2, cos 1/3, यानी कि ये एक से छोटा होता चला जाएगा। cos x हमें पता लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो कुछ तो इस साइड ऐसा चलेगा ग्राफ। अपन ऐसे जा रहे हैं 1 0 की ओर जा रहे हैं, 1 1/2 1/3 1/n, तो यहाँ की ओर आ रहे हैं अपन 0 की ओर, ऐसे चलते जा रहे हैं ऐसे। तो अगर ऐसे जाएंगे तो अपना ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, यानी कि cos x कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अपन को पता है log x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये तो पता लग गया कि cos x है वो 0 से 1 के बीच में कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अपन cos 1/n है, इसमें n = 1/2 0 की ओर जा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। और log x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। x = 1 पे ये क्या बना देता है, 0 बना देता है। अब देखे जाए तो x से जितने भी लेस देन 1 की वैल्यू के लिए log x कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। और cos x वाले ग्राफ से अपन को पता लग रहा था कि cos x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, यानी कि log ऑफ cos 1/n करेंगे तो सारी टर्म्स की कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, और π/2 ये 3.1/4/2 होता है, तो ऐसे ऐसे अपन इधर उधर की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इंक्रीज बनेगा, और x = 1 के पे 0 होता है, और log x का ग्राफ ऐसा होता है। तो यहाँ से जैसे cos 1 cos 1/2 cos 1/3, तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि इस टर्म की सारी जो सीरीज की टर्म है वो कैसे आएंगी, नेगेटिव आएंगी। क्यों, क्योंकि log x कैसा होता है, 0 होता है, लेस देन 0 होता है फॉर x लेस देन 1। और यहाँ से अपन को पता लग गया cos x की वैल्यू वैसे भी लेस देन 1 होगी, क्योंकि अपन देखेंगे कि अब ये π/2 पे तो 0 है और 0 पे 1 आ रही है, और 0 यहाँ पे कब आएगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तब अपन इस तरफ पहुंचेंगे, 0 के ओरिजिन की ओर पहुंचेंगे। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब अपन ऐसे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब कि log cos 1/n की सारी टर्म तो कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव का क्या यूज है, ऐसा करने से अपन को पता लग गया कि सीक्वेंस सॉरी जो सीरीज है वो कैसी है। अब अपन इसमें कौन सा टेस्ट लगाएं, कुछ पता नहीं लग रहा, तो अपन कुछ जानते हैं कि cos 2 थीटा = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 1/n की जगह अपन लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर 1/2 है। अब जैसे log cos 1/n क्या बन जाएगा, फिर log cos 1/n की जगह 1 - 2 sin स्क्वायर 1/2 n पुट कर दिया। अब अपन log इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं log 1 - x से। जैसे अपन जानते हैं कि log 1 - x होता है माइनस ऑफ x + x²/2 + x³/3 प्लस डॉट 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 ऐसे। अब अगर cos 1/n पुट करेंगे तो x की जगह अपन क्या लिख देंगे 2 sin स्क्वायर 1/2 n, तो 1 माइनस का 2 sin 1/2 n का होल स्क्वायर, प्लस क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या है, x स्क्वायर है, तो प्लस 4 sin 1/2 n की पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे टर्म आती जाएंगी। अब यहाँ से अपन एक आइडिया ले सकते हैं कि फ्रॉम हियर वी गेट आइडिया फॉर जब कंपैरिजन टेस्ट अपन लगाते हैं तो un और vn अपन एक असिस्ट तो सीक्वेंस मानते हैं कि vn अगर 1/n ले लेते हैं, कई बार अपन 1/n² लेते हैं, तो अपन को आइडिया कैसा लगता है, वो अपने को un गिवन होती है उसी से तो अपने को आइडिया लगता है कि अपन vn क्या चूज करेंगे। तो यहाँ से अपन को उसका आइडिया लेने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने देख लिया कि यहाँ पे sin 1/2n का होल स्क्वायर आ रहा है 1/2n² हो जाता है, और हमें जानते हैं कि sin 1/n/1/n की जो वैल्यू होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से अपन को कुछ पता लग रहा है कि यहाँ पे sin 1/2n का होल स्क्वायर आ रहा है, तो अपन जो एसोसिएटिव सीक्वेंस लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट में वो 1/n² ले सकते हैं। क्यों, जैसे अपन 1/n² लेंगे ना तो यहाँ से sin 1/n/1/n करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और स्क्वायर होएगा तब भी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से अपन को थोड़ा आइडिया लग गया कि अपन vn की वैल्यू 1/n² चूज कर सकते हैं, वो यहाँ से आइडिया लगा अपने को, इसलिए अपन ने ये इतना थोड़ा ताम झाम करा था कि कैसे अपन। तो यही तो मैं बोल रहा था कि इसमें काउंटर एग्जाम्पल्स और थोड़ा दिमाग की बत्ती अपने को खोल के रखनी पड़ेगी, तभी अपना काम इसमें होएगा। अब जो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इसको अपन देखते हैं कि सीरीज कैसी है। अगर अपन इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिखा दें तो अपना कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। और एब्सोल्यूट के लिए अपन जानते हैं कि समीशन mod n वाली जो सीरीज होती है वो कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन समीशन log cos 1/n देखेंगे तो इसकी सारी टर्म कैसे बन जाएंगी, अब पॉजिटिव बन जाएंगी। पहले तो क्या थी, सारी नेगेटिव थी, अब मोड लेंगे तो सारी टर्म कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब अपना un तो क्या हो गया log cos 1/n, अगर अपन vn को 1/n² ले लें तो अपना अब इसमें अपन कंपेरिजन टेस्ट लगाएं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या, cos 1/n/1/n², यहाँ पे un की जगह mod un है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो mod un के लिए आएगा। अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो cos 1/n इन्फिनिटी पुट करें तो cos 0 1 और log 1 भी 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब अगर अपन एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो उससे क्या होगा, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का नीचे करेंगे
तो cos 1 बाई log cos 1/n का 1/cos 1/n, cos 1/n का माइनस का sin 1/n और 1/n का माइनस का 1/n स्क्वायर, और 1/n स्क्वायर का नीचे वाले का क्या हो जाएगा माइनस का 2/n क्यूब। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, और ये 1/n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर कैंसिल, तो ये माइनस का 2/n और टेन 1/n बन गया। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो माइनस का 1/2 बाहर ले लेते हैं, टेन 1/n अपन 1/n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये बन गया माइनस का 1/2 नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से पता लग गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे un/vn की वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। तो कंपेरिजन टेस्ट से अपन जानते हैं कि un और vn दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा, और अपन को पता है कि समीशन vn स्क्वायर कैसी है, कन्वर्जेंट है भाई पी टेस्ट से। तो इसका मतलब जो अपनी समीशन log cos 1/n वाली सीरीज है, जो मोड लेने के बाद वो कैसी बन गई, कन्वर्जेंट बन गई। इसका मतलब कि समीशन मोड un इज कन्वर्जेंट, यानी कि समीशन log cos 1/n कन्वर्जेंट, यानी कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। मोड वाली कन्वर्जेंट है तो यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और हम जानते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो वो कन्वर्जेंट भी होती है। तो यहाँ से अपने को पता लग गया है कि जो सीरीज log cos 1/n कैसी बन गई, अपनी कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, कन्वर्ज एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे इसके लिए अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने बस ये देखा कि log cos 1/n का बिहेवियर कैसा है, उसकी मदद से अपन इसका एक्सपेंशन करके देख लिया। तो पता लग गया कि अपन को जो 80 वाली जो सीरीज लेते हैं अपन un और vn में, तो vn कौन सी लेंगे, इसका आइडिया लगाने के लिए अपन इसका थोड़ा ऐसा करके देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी सीरीज है। उसको सोल्व करने के तो मुझे बहुत जोर आया था, बहुत लोगों से डिस्कस करना पड़ा उसके लिए। जैसे S1 एंड S2 गिवन बाई, दो सीरीज दे रखी है अपने को S1 और S2। S1 कैसी है, समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2 की पावर n की होल पावर n, और S2 दे रखी है -1 की पावर n log क्यूब n/n। वो पूछा गया कि S1 कन्वर्ज, S2 कन्वर्ज एब्सोल्युटली, S1 कन्वर्ज, S2 कन्वर्ज कंडीशनली बट नॉट एब्सोल्युटली। S1 तो कन्वर्ज कर रही है, S2 डाइवर्ज है, S1 डाइवर्ज, S2 कन्वर्ज। तो अपन उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी तो कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले अगर अपन S1 की बात करें, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2n की पावर 2 की पावर n/n दे रखा अपने को। और हम ये जानते हैं कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an वाली टर्म क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। सबसे पहले तो अपन यही चेक करते हैं, हर सीरीज में यही चेक करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो S1 के लिए an क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n की होल पावर n, ये तो अपना क्या बन गया an बन गया। अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे इसमें, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। और हम जानते हैं कि अगर y इक्वल्स टू अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स की पावर gx अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना देता है, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं y इक्वल्स टू ई की ये पावर ई में चली जाती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x टेंस टू इन्फिनिटी gx और 1 माइनस एफ एक्स बन जाता है। तो यहाँ पे अपने gn की वैल्यू क्या है n है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 1 माइनस एफ एक्स करेंगे, वो क्या 1 माइनस 1/2n, तो 1 माइनस 1/2n, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन गया n इंटू 1/2 की पावर n। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है e की पावर में। तो इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो ऊपर का डेरिवेटिव तो ऊपर, नीचे का नीचे, तो ऊपर 1 n का तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे 2 की पावर n का क्या हो जाएगा 2 की पावर n log 2, क्योंकि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a की पावर x log a। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर n log 2। अब अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/इन्फिनिटी यानी कि e की पावर 0 1 आ गया। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर 0 1 1 आ रहा है, तो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि समीशन है तो डाइवर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट होती तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे an की वैल्यू क्या आती 0 आती, पर यहाँ पे तो 1 आ रही। इसका मतलब डेफिनेटली n के जो S1 सीरीज दे रखी है वो कैसी होगी, अपनी डाइवर्जेंट होगी। कैसे पता लगा अपन ने, क्योंकि अपने को ये रिजल्ट पता था, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nth टर्म की जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है 0 आती है। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रही, इसका मतलब S1 कैसी है डाइवर्जेंट। तो S1 का तो पता लग गया डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन अगर इतना काम करे तब भी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है कि S1 इज डाइवर्जेंट, तो डी ऑप्शन तो ट्रू होना है। अब S2 को पर अपन को चेक तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा जोर आया था, बहुत से लोगों ने तो ये बोला कि S1 डाइवर्जेंट आ गई तो इसका फोर्थ ऑप्शन टिक मारो। अगर आप तुक्का भी मारते ना तो गलत हो जाता है यहाँ पे। क्यों, अगर तुक्का मारने सोचते कि यार S1 में भी कन्वर्ज है, S2 दूसरे ऑप्शन में भी कन्वर्ज है, तीसरे में भी कन्वर्ज, इसका मतलब S1 तो कन्वर्ज होगी, और अपन तुक्का लगा देते कोई सा भी, तो इसका मतलब डेफिनेटली गलत होता। तो इसे तुक्काबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से S1 डाइवर्ज आ रहा है, जैसा कि अपन सोच भी नहीं पाते। तो अब अपन S2 की बात और कर लेते हैं कि S2 के लिए क्या लफड़ा होगा। अब S2 दे रखा -1 की पावर n log क्यूब n/n, यानी कि कैसी सीरीज है ये, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए अपन सबसे पहले लेबनिज टेस्ट लगाते हैं, फिर कोई डिरिचलेट टेस्ट या आबेल टेस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले लेबनिज टेस्ट में क्या होता है कि समीशन -1 की पावर n an इज कन्वर्जेंट
अगर ए एन कैसी हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अगर जीरो आ जाती है तो अपन बोल देते हैं कि सीरीज कैसी होगी अपनी, कन्वर्जेंट। ये लेबनिज टेस्ट का स्टेटमेंट है, तो अपने को ये भी याद होना चाहिए। यानी कोई सीरीज -1 की पावर एन कन्वर्जेंट होगी जब ए एन लेस देन डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो आता है। तो सबसे पहले अगर चेक करेंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो आ रहा है कि नहीं, हर सीरीज में यही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन करेंगे तो log क्यूब एन अपॉन एन, यानी कि इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म, वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो log क्यूब एन का क्या हो जाएगा 3 log एन का होल स्क्वायर और log एन का 1/n और नीचे वाले एन का 1 बन जाएगा, तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 6 log एन और log एन का 1 अपॉन एन, नीचे वाले एन का इंटू में 1 रहेगा, तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब फिर से करेंगे तो 6 log एन का 1/n और नीचे वाले एन का 1, तो 6/n और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन जीरो तो आ रहा है। अब अगर इसको अपन दिखा दें कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो अपन बोल देंगे सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी बाई लेबनिज टेस्ट। कौन सी सीरीज, समीशन -1 की पावर एन log क्यूब एन अपॉन एन वाली सीरीज कैसी हो जाएगी फिर कन्वर्जेंट, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाने के लिए अपन इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अपन को दिख नहीं रहा कि log एन अपॉन log एन का होल क्यूब एन अपॉन एन है, ये कैसे होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग। तो इसको अपन कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ, और उस फंक्शन को अपन डेरिवेटिव करके बता देंगे कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। तो हमने माना कि एफ एक्स इक्वल्स टू log क्यूब एक्स अपॉन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखें, क्योंकि अपन मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नीचे वाले का u अपॉन वी से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू 3 log एक्स का होल स्क्वायर और log एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस log क्यूब एक्स इंटू 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 log एक्स का होल स्क्वायर माइनस log एक्स का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब log एक्स का होल स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर है 3 माइनस log एक्स। अब ये वाली टर्म अगर देखें तो होल स्क्वायर टाइप का, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगी, तो यानी इसके अकॉर्डिंग तो फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। पर ये वाली जो टर्म है ना 3 माइनस log एक्स, ये डिसाइड करेगी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब अगर अपन देखें कि जो एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो, वो डिपेंड करेगा 3 माइनस log एक्स पे। और अपन जानते हैं कि 10 की पावर 3 की वैल्यू अगर log लगाएं तो वो कितनी आती है, 3 आती है। तो अपन को पता है कि log एक्स है 3 माइनस log एक्स है, वो ग्रेटर देन जीरो होगा किस चीज़ के लिए, जब एक्स कैसा होगा 10 की पावर 3 से छोटा, क्योंकि 10 की पावर 3 से छोटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 3 आएगी, तो 3 माइनस लेस देन 3 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि 10 की पावर 3 से पहले तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। पर जैसे एक्स की वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़ी चली जाएगी तो log एक्स वाली टर्म बड़ी हो जाएगी और 3 माइनस log एक्स करेंगे तो लेस देन जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक्स कैसा होगा 10 की पावर 3 से बड़ा, 10 की पावर 3 का क्या चक्कर है, क्योंकि 10 की पावर 3 पे log की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो ये तो पता लग गया कि 10 की पावर 3 से पहले तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और 10 की पावर 3 के बाद कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यानी 10 की पावर 3 तो फाइनाइट नंबर बोल सकते हैं। तो फाइनाइट टर्म कितनी कैसे आएंगी, इंक्रीजिंग आएगी, और फाइनाइट के बाद सीक्वेंस कैसे बन जाएगी, डिक्रीजिंग। यानी अपन इसको बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस कैसी, सीरीज कैसे होगी, इवेंचुअली डिक्रीजिंग बन जाएगी, यानी कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग आफ्टर फाइनाइट टर्म। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस अपनी ए एन log क्यूब एन अपॉन एन ऐसे कैसे बन जाएगी, डिक्रीजिंग आफ्टर फाइनाइट टर्म, यानी कि कुछ टर्म जैसे यहाँ तक बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, इसके बाद ये घटना स्टार्ट हो जाएगी, यानी चलती जाएगी तो घटती जाएगी फिर ये हमेशा। तो जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या करेगी, घटती घटती कहाँ पे पहुँच जाएगी, जीरो पे पहुँच जाएगी। पॉजिटिव टर्म टर्म सीरीज है तो ये जीरो बना देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी ए एन थी उसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे जीरो आ रहा था और वो मोनोटोनिकली जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन गई, तो और इसका मतलब लेबनिज टेस्ट सीरीज कैसी बन गई अपनी, कन्वर्जेंट होगी। तो -1 की पावर एन log एन क्यूब अपॉन एन, ये तो कन्वर्जेंट बन गई। अब एक ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्या। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए अपन क्या करेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के अपन का मोड ले लेंगे और मोड एन वाली सीरीज देखेंगे। जब इसका मोड लेंगे तो ये सीरीज कैसे बन जाएगी, log क्यूब एन अपॉन एन, यानी log की पावर 3 अपॉन एन। log क्यूब एन लिखो या log एन की पावर 3 लिखो, एक ही बात है। तो ये कैसे बनेगी, समीशन 1 अपॉन एन log एन की पावर -3, इसको अपन लिख सकते हैं। तो अब अपन कोशी कंडेंसेशन टेस्ट से जानते हैं कि समीशन 1 अपॉन एन log एन की पावर पी टाइप की जो सीरीज होती है ना, वो पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है। जबकि यहाँ पे अपन कंपेयर करें तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, -3 आ रही है, जो कि लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होता तो कन्वर्जेंट होती, लेस देन 1 तो कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब अगर आपको प्रूफ देखना है कि कोशी कंडेंसेशन टेस्ट इसमें कैसे लगा, तो इसके लिए आपको आई बटन में वीडियो दिया गया है, वो देखें आप, उसमें पूरा बताया गया है कि कैसे कोशी कंडेंसेशन टेस्ट अपने इस प्रकार की सीरीज में लगाते हैं। वहाँ पे जनरल पी के लिए सोल्व करके बताया मैंने, तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रिजल्ट कैसे ट्रू होगा। तो यहाँ से पता लग गया कि पी की वैल्यू -3 है, तो ये सीरीज कैसी होगी अपनी, डाइवर्जेंट होगी।
तो मतलब मोड वाली सीरीज तो डाइवर्जेंट है और वैसे वाली सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार की सीरीज को अपन बोलते हैं कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, यानी कि मोड वाली तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो हो नहीं, और वैसे वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो तो इसको अपन बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो अपनी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, या अपन बोल सकते हैं कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ऐसा बोला गया कि S1 तो डाइवर्जेंट है और S2 कैसी है अपनी, कन्वर्जेंट है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा कि S1 तो डाइवर्जेंट आ गई थी और S2 अपनी कैसे आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था कैसे लॉग क्यूब एन अपन एन को अपन बताएं कि डिक्रीजिंग है कि कैसे इसमें लेबनिज़ टेस्ट लगेगा, तो ये थोड़ा अपने यहाँ पे देखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे अपना काम होएगा। तो यहाँ पे अपने बता रखा है कि फॉर सबसेट T1 एंड T2 ऑफ R डिफाइन T1 प्लस T2, यानी कि दो सबसेट T1 प्लस T2 अपन कैसे डिफाइन करेंगे बता रखा है कि T1 प्लस T2 कैसा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट T1 से, सेकंड एलिमेंट T2 से। लेट S1 इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन 0,1 प्लस √2 एंड S2 इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन 1,2 प्लस √3 एंड S इक्वल्स टू S1 यूनियन S2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें कि S1 तो क्या है और S2 क्या है। S1 अगर देखें तो वो क्या बता रहा है कि 0,1 का इंटरसेक्शन किसके साथ है, Q के साथ है, यानी कि वो सारे रेशनल जो कहाँ पे हैं 0,1 के अंदर है, यानी कि 0,1 के बीच में जितने भी रेशनल है वो वाले, प्लस एक इरेशनल √2। इसी प्रकार से यहाँ पे 1,2 के बीच में जितने भी रेशनल है वो प्लस √3। तो अगर यहाँ से आप एक बात देखें कि तो रेशनल तो अपन को पता है काउंटेबल होते हैं, और वो 0,1 वाले बीच के ले रहे हैं तो वो भी कैसे हो जाएंगे, काउंटेबल। तो यानी कि S1 भी काउंटेबल है और S2 भी काउंटेबल, क्योंकि इसमें अपन √2 √3 सिर्फ एक नंबर ऐड कर रहे हैं। तो S1 और S2 तो अपने क्या हो गए, काउंटेबल हो गए, और S को डिफाइन कर रखा है S1 यूनियन S2। अब अपने को बताना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि देयर एग्जिस्ट 1:1 मैप फ्रॉम 0,1 to S, देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू मैप फ्रॉम S to 0,1, कार्डिनलिटी ऑफ S1 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ S2, नन ऑफ द अबव। अब अपन इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर पहले ऑप्शन की बात करें कि देयर एग्जिस्ट ए 1:1 मैप फ्रॉम 0,1 to S, ये तो हमने देख लिया कि S1 और S2 अपने काउंटेबल हो जाएंगे क्योंकि रेशनल नंबर है 0,1 के बीच में, तो S1 भी काउंटेबल, S2 भी काउंटेबल, और S इक्वल्स टू S1 यूनियन S2 करेंगे तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट कैसा बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। यानी दो ही तो है, काउंटेबल यूनियन काउंटेबल करें तो S भी अपना काउंटेबल आ गया। और F अगर अपने को बताना है कि 1:1 एग्जिस्ट करेगा क्या, हम मान लेते हैं कोई फंक्शन f है वो 0,1 से S पे कैसा है, इफ f इज 1,1 देन। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि 0,1 कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, और S कैसा है, काउंटेबल। अगर कोई फंक्शन f है वो a से b पे काउंटेबल है तो हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ b क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, कार्डिनलिटी ऑफ a, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी b होना ही पड़ेगा जब f कैसा हो जाए अपना 1,1 हो जाए। अब यहाँ पर 1,1 ही बोला गया है। तो अब अगर f 0,1 क्लोज 0,1 देखें तो इसकी कार्डिनलिटी हमेशा इससे छोटी, यानी कि ये वाली कार्डिनलिटी ऑफ s बड़ी होनी चाहिए। तो कार्डिनलिटी s तो कैसा है, काउंटेबल है, और ये वाला सेट कैसा बनेगा, अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि 0,1 काउंट अनकाउंटेबल है और इसकी इमेज लेंगे तो वो भी क्या बनेगी, अनकाउंटेबल बनेगी, क्योंकि एज f इज 1,1। तो ये तो अनकाउंटेबल और ये काउंटेबल, जबकि अनकाउंटेबल बड़ा होता है, काउंटेबल छोटा होता है। तो यानी ऐसा स्टेटमेंट तो होना पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब बात करें अपन सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि f है वो अपन क्या बोला कि s से 0,1 में एक ऑन टू मिलना चाहिए, s से 0,1 में, वही सेम कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। अगर अपन को पता है कोई फंक्शन f है वो a से b पे कैसा है, ऑन टू है, तो कार्डिनलिटी ऑफ a ज़्यादा होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ b से। तो यहाँ पे ये ऑन टू बोलेगा, तो f अगर मान लेते हैं ऑन टू है तो कार्डिनलिटी ऑफ s क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ 0,1 से। और कार्डिनलिटी 0,1 क्या होती है, अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल, तो काउंटेबल तो अनकाउंटेबल से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी ट्रू नहीं है। तीसरा बोलता है कि कार्डिनलिटी ऑफ S1 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ S2। अब ये तो अपन को पता ही लग गया कि S1 तो क्या है 0,1 के अंदर जितने भी रेशनल है वो प्लस √2, और S2 कैसे है 1,2 के बीच में जितने भी रेशनल है वो प्लस √3। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, रेशनल हैं, वो कैसे होते हैं, काउंटेबल हैं, दोनों में एक एक नंबर ऐड करा गया, यानी कि दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ S1 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ S2, तो दोनों की काउंटेबल है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि अपन को पता लग गया कि 1,1 होता है तो जो रेंज सेट होता है, कोडोमेन होता है, उसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और ऑन टू होता है तो डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा होनी चाहिए कोडोमेन से। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड तो ट्रू नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ S1 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ S2, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छी चीज़ यूज़ करेगी, वहाँ पे क्लोज, कॉम्पैक्ट, बाउंडेड सब यूज़ कर लिया, कंटिन्यूटी और काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी सब थोड़ा देखा गया है। अब उसको अपन देखते हैं।
ये क्वेश्चन बोला कि एफ फ्रॉम आर टू आर ए कंटिन्यूस मैप और एस अपने को डिफाइन कर रखा है पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन टू एन प्लस वन, एन बिलोंग्स टू एन यूनियन ओपन 0 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, यानी कि कौन सा हमेशा ही ट्रू होगा, ऐसा अपने को बताना है। इसमें यहाँ पे लगभग ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। तो अब पहला ऑप्शन बोलता है कि एफ ओपन 0 1 इज एन ओपन सेट, एफ एस का क्लोजर यानी कि एफ एस क्लोजर की इमेज वो क्या आएगी, कॉम्पैक्ट आएगी, एफ एस इज कॉम्पैक्ट, एफ एस इज क्लोज बट नॉट कॉम्पैक्ट। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। और एफ कैसा है, आर से आर पे कंटिन्यूस मैप है और एस अपने को ये गिवन है। तो सबसे पहले अगर अपन एस को थोड़ा देखें तो एस के लिमिट पॉइंट अगर अपन एस डैश निकालें तो इसका लिमिट पॉइंट, ये तो लिमिट एन टेंस तो 0 बन जाएगा, माइनस वन की पावर एन अपॉन टू एन प्लस वन तो 0 बना देगा। तो यहाँ से तो सिर्फ पाई आएगा और आगे वाले ओपन 0 1 का लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा, क्लोज 0 1 बन जाएगा। यानी कि एस डैश अगर लिमिट पॉइंट का सेट देखें तो वो क्या आएगा, सिंगलटन पाई यूनियन क्लोज 0 1, यानी कि इसमें अपन 0 और 1 और ऐड कर दें तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट अपने को मिल जाएगा। अब अगर पहला ऑप्शन बोलता है कि ओपन एफ 0 1 इज एन ओपन सेट, कि एफ 0 1 ओपन सेट होगा क्या, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को सोचना, मान लेते हैं कि ट्रू नहीं है तो अपन को एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा ट्रू क्यों नहीं। अगर मान लो अपन कांस्टेंट मैप ले लेते हैं कि एफ इज कांस्टेंट मैप, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू सी, कांस्टेंट मैप कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कांस्टेंट मैप होगा तो वो तो एफ 0 1 की इमेज भी सी देगा, सभी की इमेज सी देगा, वो तो एफ है ही कांस्टेंट, तो यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सी आएगा फॉर ऑल एक्स, भले एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, अगर तुम ओपन 0 1 ले लो, क्लोज 0 1 ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा सी आएगा। तो क्या सिंगलटन सी हमेशा ओपन होता है, सिंगलटन सी तो ओपन नहीं होता, हम जानते हैं कि सिंगलटन सी तो क्लोज होता है, ओपन नहीं होता। क्यों होता है ओपन नहीं क्यों होता, क्योंकि कोई सी लेंगे, ओपन होने का मतलब ये होता है कि या तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए या उसका नेबरहुड उस सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए। अब सी का नेबरहुड लिखेंगे तो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, तो इसका नेबरहुड तो सी के अंदर कंटेन नहीं है ना, क्योंकि सी तो सिंगलटन सिर्फ और सिर्फ सी वाले एलिमेंट ही आएंगे इसके अंदर, तो सी खुद ही आएगा, बाकी इसके आसपास के एलिमेंट तो नहीं आएंगे। तो यानी कि सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा सी में कंटेन नहीं है, तो सिंगलटन वो हमेशा क्लोज होता है, ओपन तो नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड कर दिया अपन ने कि अगर एफ कांस्टेंट मैप होगा तो एफ 0 1 ओपन नहीं हो सकता। पर अपने को तो डिस्कार्ड करना, भले कोई भी एग्जाम्पल लो, जो कंडीशन गिवन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए और अपना काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ से पता लग गया कि एफ 0 1 ओपन तो नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में बात करी गई है एफ एस क्लोजर की, तो सबसे पहले अपन एफ एस क्लोजर निकालने से पहले एस क्लोजर निकालेंगे। और एस क्लोजर क्या होता है, एस यूनियन एस डैश, जैसा कि आपने अभी देखा एस डैश क्या आएगा, लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा, पाई प्लस 0 यूनियन क्लोज 0 1, क्योंकि उसकी माइनस वन की पावर एन अपॉन टू एन प्लस वन में लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी करेंगे तो 0 बना देगा। और ओपन 0 1 का लिमिट पॉइंट का सेट क्या बन जाएगा, क्लोज 0 1 बन जाएगा। तो यहाँ से इसके लिमिट पॉइंट का सेट तो आ गया पाई प्लस क्लोज 0 1। अब अगर एस यूनियन एस डैश करेंगे तो एस में अपन 0 1 और ऐड कर देंगे, यानी कि सिंगलटन पाई प्लस क्लोज 0 1, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एस क्लोजर बन जाएगा। ये इसका क्या आ गया, एस क्लोजर आ गया। अब अगर आप एस क्लोजर को देखें तो एस क्लोजर क्लोज तो हमेशा ही होता है, क्लोज तो है क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है। अब ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, क्योंकि पाई भी कोई फाइनाइट नंबर है, क्लोज 0 1 इंटरवल कैसे है, बाउंडेड है। तो क्लोज बाउंडेड आर का सबसेट है, तो क्या बन गया, ये कॉम्पैक्ट बन गया, यानी कि क्लोज है और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट बन गया। और हम एक रिजल्ट जानते हैं कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो जब एस क्लोजर अपना कैसा है, कॉम्पैक्ट है, और उस पर अगर अपन एफ लगाएंगे तो एफ एस क्लोजर भी कैसा आएगा, कॉम्पैक्ट आएगा। क्यों, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट। एफ कंटिन्यूस गिवन है, एस क्लोजर कॉम्पैक्ट है, तो एफ एस क्लोजर भी कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पता लग गया कि एफ एस क्लोजर क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो दूसरा ऑप्शन तो ट्रू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में बोला गया कि एफ एस इज क्लोज्ड, यानी कि एफ एस को क्लोज बताया गया है। तो अपन यहाँ पे आइडेंटिटी मैप ले लें। अगर मान लें कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है तो आइडेंटिटी मैप लेंगे तो एफ एस करेंगे तो वो क्या आएगा, वापस से एस ही आएगा, नहीं जो होगा वही वापस आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस क्या है, पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन टू एन प्लस वन यूनियन 0 ओपन 0 से 1। अब ये सेट तो क्लोज नहीं है क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट क्या है, 0 और 1 है, वो सेट के अंदर नहीं। कोई सेट अपन बोलते हैं ना एस इज क्लोज डिफरेंट ओनली एस क्लोजर इक्वल्स टू एस, ये ऐसे बोल सकते हैं कि एस डैश है वो एस के अंदर ही कंटेन हो जाना चाहिए, तभी तो एस एस इक्वल टू एस क्लोजर आएगा। तो यानी कि इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट है जो कि एस के अंदर तो नहीं है। तो एस अपना क्लोज तो नहीं है, जबकि बोला गया ना एफ एस इज क्लोज्ड, तो एफ एस क्लोज तो नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैप ले लेंगे तो वापस से वही ऐसा जाएगा, इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है तो क्लोज नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया कि एफ एस इज कॉम्पैक्ट, जब क्लोज ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट कैसे हो जाएगा, यही मैप लिख लेते हैं अपन सेम टू सेम कि एफ एस इज क्लोज बट नॉट कॉम्पैक्ट। जब क्लोज ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट होना तो गलत बात होगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट के तो बाउंडेड भी चाहिए और क्लोज भी चाहिए। तो बाउंडेड तो ये सेट है, बाउंडेड तो है ये सेट, बाउंडेड तो है पर क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब एफ एस इज कॉम्पैक्ट होना गलत है, एफ एस इज क्लोज बट नॉट कॉम्पैक्ट ये भी गलत है, एफ एस क्लोजर इज कॉम्पैक्ट बिल्कुल करेक्ट, तो इसका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में अपन को सोचना पड़ेगा कि एग्जाम्पल अपन कैसा फंक्शन ढूंढे कि ये वाले
अपने को ऑप्शन है वो सेटिस्फाई हो जाए और अपना आंसर आ जाए। तो यहाँ पे अपने दो फंक्शन का कंस्ट्रक्शन किया, एक तो आइडेंटिटी ले लिया और एक कांस्टेंट। तो आप ये दो फंक्शन तो हमेशा ध्यान में रखिए, आइडेंटिटी और कांस्टेंट। देखो इस क्वेश्चन में कितनी चीज़ें यूज होगी, क्लोज का भी यूज कर लिया, कॉम्पैक्ट का भी यूज कर लिया, लिमिट पॉइंट का सेट भी निकलवा लिया अपने से, और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का भी यूज कर लिया कि फंक्शन आप लेके देखो कैसे ऑप्शन। तो इसीलिए तो 26 क्वेश्चन में अपने को 3 घंटे मिलते हैं, तो थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये तो ध्यान रखना, आप हर टाइम बत्ती को ऑन रखना अपने दिमाग की, मेंटोस साथ में ले जाना बहुत सारी, तो मेंटोस खाते रहना और क्वेश्चन करते रहना। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए मैप सेंड एक्स वाई टू बिलोंग्स टू आर स्क्वायर टू एफ एक्स वाई, यानी कि एफ कोई मैप है, आर डबल वेरिएबल का है, आर टू से आर पे एक्स को वाई को कहाँ पे लेके जा रहा है, एफ एक्स वाई पे लेके जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, यानी कि कौन सा नेसेसरीली ट्रू होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले यही मान लें कि जितने भी ऑप्शन दिए गए सबके सब गलत हैं। अब अपने को एग्जाम्पल्स ढूंढना है, जिस चीज़ के लिए अपन एग्जाम्पल ढूंढ देंगे वो रॉन्ग हो जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन बोला गया है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एग्जिस्ट करेंगे कहाँ पे, 0 0 पे, और एफ कैसा होगा, कंटिन्यूस 0 0 पे। तो क्या ऐसा फंक्शन मिल सकता है जिसके लिए डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट करें और वो कंटिन्यूस भी हो जाए। दूसरा बोलता है डेल एफ बाई डेल एक्स एग्जिस्ट करेगा, एफ कंटिन्यूस होगा सेपरेटली इन बोथ एंड एक्स एंड वाई। अब सेपरेटली कंटिन्यूस बोलने का मतलब है कि वो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। ऐसे अपन को बताना है कि वो कंटिन्यूस होगा अलग अलग वेरिएबल में। तीसरा बोलता है एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0, देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई वो भी क्या करेंगे, एग्जिस्ट होंगे 0 0 पे। अब अपन इसके एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर अपन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लें, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स वाई इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि एफ एक्स वाई कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, और डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई कैसा करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो इस फंक्शन के अपन डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। अब डेल एफ बाई डेल एक्स अपन जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 होता है। अब अगर 0 पे निकालें तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच इक्वल्स टू 1 अपॉन एच, और एफ 0 एच यानी कि एच कोमा 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इंटू 0 तो 0 ही बना देगा, 0 माइनस 0 एफ 0 0 पे क्या है 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन एच इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू 0 आ गई। इसी प्रकार से अगर एफ वाई 0 0 पर निकालें तो वो क्या बनेगा, एफ 0 कोमा एच माइनस एफ 0 0 अपॉन एच, तो 0 माइनस 0 अपॉन एच ये भी 0। तो यानी कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 0 पे फंक्शन पे। तो ये बात तो सही होगी कि एफ एक्स और एफ वाई तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर पहला ऑप्शन बोलता है कि अगर एफ कंटिन्यूस होगा तब ही डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, पर फिर भी डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट करे, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब ये कंटिन्यूस कैसे है वो देख लेते हैं। कंटिन्यूस बोलने का मतलब होता है कि कोई लिमिट एक्स टेंस टू एक्स वाई टेंस टू ए बी, एफ कंटिन्यूस बोलने का मतलब यही तो होता है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ए बी आ जाए, तभी अपन बोलेंगे एफ कैसा क्या है, कंटिन्यूस है। एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, यानी कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूस। फंक्शन अपना क्या है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब 0। अब अगर इसकी लिमिट देखें अपन कि पाथ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि अपन लिमिट निकालेंगे पाथ से जाएंगे, अगर पाथ एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो अपना एफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, एफ 0 कोमा वाई, तो वो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू तो क्या आ गई, एक्स इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग पाथ पे 0 आ गई। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, तो एक्स तो 0 तो वाई बचेगा, तो लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ 0 वाई वो भी क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि एफ 0 वाई की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो यहाँ से तो पता लग गया कि अगर इस पाथ के अकॉर्डिंग जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और लिमिट भी 0 है। पर जैसे अपन पाथ को चेंज करते हैं, पाथ अपन ले लेते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई वाला पाथ लेते हैं, तो जैसे ही अपन एक्स इक्वल्स टू वाई वाला पाथ लेंगे तो अपना फंक्शन एफ एक्स वाई की बजाय क्या बन जाएगा, एफ एक्स एक्स बन जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू तो 1 आ गई। अब जैसे लिमिट और निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स इक्वल्स टू वाई, अपन ओरिजिन की ओर 0 0 पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एक्स निकालेंगे, एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 1, और इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 को पुट करेंगे तो क्या आएगी 1 ही आ जाएगी वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू आ रही है 1, इस पाथ पे अलग आ रही है, इस पाथ पे अलग आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है पाथ पे डिपेंड कर रही है। पर अपन जानते हैं कि जब लिमिट निकालते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पाथ पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि implies that the limit x y tends to 0 0 f x y does not exist, f is not continuous। तो अपन ने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लिया जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है पर फिर भी उसके पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन ऐसे बोलते हैं कि डेल एफ बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट करता है, तब एफ क्या होगा सेपरेटली कंटिन्यूस होगा एक्स और वाई में।
तो हम मान लेते हैं कि डेला बाई डेला एग्जिस्ट करेगा 0 0 पे, एफ है वो एक्स और वाई में कैसा होगा, सेपरेटली कंटिन्यूस होगा एट 0 0 पे। अगर अपन एफ एक्स वाई को ले लेते हैं साइन वाई अपॉन वाई स्क्वायर ले लें, तो ये फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कांस्टेंट, तो डेला बाई डेला एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि भाई कांस्टेंट फंक्शन है तो डेला बाई डेला एक्स क्या आ गया, 0 एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखें क्या फंक्शन एफ एक्स वाई है वो एक्स और वाई में सेपरेटली कंटिन्यूस है क्या, अब ये एक्स में तो सेपरेटली कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो कैसा है, कांस्टेंट ही है। वाई की बात करते हैं तो वही कंटिन्यूस के लिए लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ वाई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू हो। अब लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ वाई करेंगे तो साइन वाई अपॉन वाई स्क्वायर तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन वाई अपॉन वाई की वैल्यू तो 1 आ जाती है, पर नीचे वाई भी तो रह जाएगा, और लिमिट वाई टेंस टू 0 करेंगे तो 1 अपॉन वाई इन्फिनिटी, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, पर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, सेपरेटली एक्स और वाई में कंटिन्यूस नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एफ एक्स वाई इज नॉट सेपरेटली कंटिन्यूस इन वाई, तो वाई में तो कंटिन्यूस नहीं है, पर यहाँ पे डेला बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि अपने ऑप्शन में बोला गया कि डेला बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट करे तब एफ वो सेपरेटली कंटिन्यूस होगा एक्स और वाई में, पर अपन एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ दिया जिसके लिए डेला बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है पर वाई में वो सेपरेटली कंटिन्यूस नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में ऐसा बोला गया है कि एफ एक्स वाई कंटिन्यूस होगा और ऐसा बोला गया डेला बाई डेल एक्स और डेला बाई डेल वाई एग्जिस्ट करेंगे और एफ एक्स वाई कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। अब अगर इस पर देखें तो अपना यहाँ पे जैसे अपन ले लेते हैं कि एफ एक्स, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये थोड़ी गलत लिखा हुआ है, ये वाला नहीं है शामिल, क्योंकि ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल मैंने ढूंढ लिया था पहले। तो अगर एफ कैसा बोला गया अपने को, कंटिन्यूस है, और तब क्या होगा, डेला बाई डेल एक्स और डेला बाई डेल वाई एग्जिस्ट करेंगे, कि एफ कंटिन्यूस होगा तभी डेला बाई डेल एक्स वाई और एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे अपन देखें कि एफ एक्स वाई इक्वल्स अगर मोड एक्स ले लेते तो इसका डेला बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट करता है ना। यहाँ पे बोला है कि एफ एक्स वाई कंटिन्यूस होगा तब डेला वाई डेल एक्स और डेला बाई डेल वाई एग्जिस्ट करेंगे, जबकि पहला ऑप्शन ऐसे बोलता था कि एफ कंटिन्यूस होगा तो डेला बाई डेल एक्स और डेला बाई डेल एक्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने देखा कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया था जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं थे और डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई एग्जिस्ट कर गए थे। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि डेल एफ अपॉन जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो एग्जिस्ट करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो तब भी ये एग्जिस्ट करे। तो अपना एफ एक्स वाई वो अपने ले लिया कि मोड एक्स है, यहाँ पे बोला कि ना फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब ये एग्जिस्ट करेंगे, और वहाँ पे बोला था कि ये एग्जिस्ट करेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो वहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल ढूंढ दिया था कि ये एग्जिस्ट तो कर रहे थे पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था। यहाँ पे अपन कंटिन्यूस फंक्शन ढूंढ देंगे पर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा बता देंगे। तब अपन एफ एक्स वाई कुछ टू मोड एक्स ले लेते हैं, तो ये वाई के रिस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, तो डेला बाई डेला वाई तो क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, तो कि एग्जिस्ट कर गया। अब बात करते हैं डेला बाई डेल एक्स की और एफ एक्स वाई की। एफ एक्स वाई कुछ टू मोड एक्स है तो कंटिन्यूस ही है, हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो गया एक्स में। अब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप पूछ इस प्रकार से बनेगा, पर ये डेरिवेटिव डेला बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सार पेज बन गई, तो ये डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मॉड एक्स कैसा हो गया, कंटिन्यूस, तो डेला बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता पर डेल बाई डेल वाई एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस, जबकि यहाँ पे बोला गया दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब कैसे नहीं कर रहा उसको भी देख सकते हैं कि अगर अपन निकालें डेला बाई डेल एक्स का मतलब ये तो था लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच कोमा 0 माइनस एफ एफ 0 0 अपॉन एच, और एफ एच कोमा 0 की वैल्यू क्या आएगी, मोड एच अपॉन एच, और मोड एच या तो प्लस एच होगा या माइनस एच, डिपेंड करेगा एच ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा फिर, अगर इसके चारों ऑप्शन को अगर अपन देखें तो पहले ऑप्शन के लिए मैंने एग्जाम्पल ढूंढ लिया कि पहला बोलता है कि डेल एफ बाई डेल एक्स एग्जिस्ट तब कंटिन्यूस, हमने ढूंढ लिया कि तब कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो पहला भी रॉन्ग। दूसरा हमने देखा कि जो साइन वाई अपॉन वाई स्क्वायर है उसके लिए डेल बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट करता है पर वो सेपरेटली कंटिन्यूस नहीं है वाई में, तो दूसरा भी गलत। तीसरा बोलता है एफ इज कंटिन्यूस तब ये एग्जिस्ट करेंगे, तो अपने मोड एक्स देखा कंटिन्यूस था पर डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तीसरा भी गलत। तो यानी कि नन ऑफ द अबव इज ट्रू, तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इसका कोई सा भी यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो अगर अपन तुक्का भी मारें, कई बार अपन तुक्का मार देते हैं ना कि नन ऑफ द, वो तो क्या आंसर होगा, इनमें से कोई हो ना एक तो हो ही जाएगा, अपन कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे कि अपन कन्फ्यूज होंगे फर्स्ट और फोर्थ में कि यार कंटिन्यूस होता तो ये तो एग्जिस्ट करेंगे, कंटिन्यूस होता तो ये एग्जिस्ट करेंगे, ये एग्जिस्ट करते तो कंटिन्यूस होंगे, पर इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है कंटिन्यूटी के साथ, तो ये बात ध्यान रखना। इसीलिए इस प्रकार के एग्जाम्पल अपने को ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसके इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे अपने एग्जाम्पल ढूंढे, कैसे क्वेश्चंस को करें। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे अपने इसके एग्जाम्पल्स ढूंढे। तो आपको हर टाइम कोशिश यही करनी है कि मान के चलना है कि ऑप्शन जो गिवन है वो सारे के सारे गलत हैं और अपने को एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी या इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद अपन इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है रियल एनालिसिस के वो भी देखेंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep continue watching exponential mathematics. Thank you.